क्या इंडिया का डिफेंस सिस्टम न्यूक्लियर मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सकता है? कुछ टाइम पहले ही ईरान में खामेनेई पे जो मिसाइल डाली गई थी, तो उसे ईरान ट्रैक क्यों नहीं कर पाया? उन्होंने मिसाइल्स इतनी दूरी से फायर करी थी कि वो इतनी डिस्टेंस पर थी कि उसको डिटेक्ट करना वो उनकी कैपेबिलिटी के बाहर था। लेकिन यही कंडीशन अगर इंडिया के लिए होती तो इंडिया कर पाता? अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन जो अब ग्रुप कैप्टन है, उनका नाम सुना होगा। जब एक पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट का पीछा कर रहे थे, जो एयरक्राफ्ट पीछे है वो हमेशा मिसाइल फायर कर सकता। लेकिन जैसे अपना एयरक्राफ्ट किया, उन्होंने मिसाइल डाल दी अपने एयरक्राफ्ट पे, तो क्या अपना एयरक्राफ्ट बच सकता है उससे? एक बार अगर फाइटर एयरक्राफ्ट लॉक हो गया तो बहुत ही मुश्किल है कि वो उसके बाद बच सके। सर, अगर हम बात करें इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम की, कितना पावर है कंपेयर टू पाकिस्तान? तो सबसे अच्छा उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इस हालत में ला दिया कि हम उनके 9 टेररिस्ट कैंप और 11 एयरफील्ड को बर्बाद कर पाए। अब जैसे आपने कोई मिसाइल या कुछ भी डिटेक्ट कर लिया, तो उसको डिसीजन लेने के लिए, उसको रोकना है, उड़ाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपके पास कितना टाइम रहता है? तो आपको ये डिसाइड करना है कि 1 से 2 मिनट के अंदर फाइटर प्लेन भेजना है या मिसाइल भेजनी है, और मिसाइल भी भेजनी है तो कौन सी मिसाइल भेजनी है। ऐसा ही एक बार हुआ था और एक ब्लिप दिखाई दी और हम ऑलमोस्ट उस एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर करने ही वाले थे। तभी हमें पता लगा कि जिस पर हम लॉक कर रहे थे वो एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, और अगर हम उस पर फायर करते तो शायद उस दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आज हम बात करेंगे इंडिया के उस इनविजिबल डिफेंस शील्ड की, जिसकी वजह से दुश्मन के कई मिसाइल्स एंड फाइटर जेट्स हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आपने न्यूज चैनल पर कई बार सुना होगा, इंडियन डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? कैसे रडार सिस्टम हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले खतरे को डिटेक्ट कर लेता है? कौन सा एयरक्राफ्ट नॉर्मल है, कौन सा दुश्मन का है? क्योंकि हमारे देश के ऊपर से रोज कई इंटरनेशनल फ्लाइट गुजरती है, तो वो कौन सा मोमेंट है जब डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जाता है? आज हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे उस प्रेशर को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो उनके कंधों पर होती है, जो स्क्रीन के पीछे बैठकर पूरे देश की एयर सिक्योरिटी को मॉनिटर करते हैं। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है विंग कमांडर निमिष जैन सर, जिन्होंने लगभग 24 साल इंडिया के डिफेंस रडार सिस्टम और एयर डिफेंस ऑपरेशन में काम किया है और अपने करियर में देश के कई ऐसे बड़े खतरों को रोकने का हिस्सा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट निमिष सर का हमारी वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में। स्वागत है सर आपका। थैंक्स अ लॉट महेंद्र। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम ठीक हूँ और अच्छा लग रहा है आपके बीच में बैठा हूँ। हमें भी अच्छा लग रहा है। आज हम एक अलग ही टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, हमारे इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम को, कैसे हमारी इंडिया की जनता चैन की नींद ले पाती है और इनके पीछे क्या, कैसे फौजी, आर्मी और डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो हम डिटेल में डिकोड करेंगे, समझेंगे कैसे काम होता है और जितने भी हमारे ये मिशन होते हैं इनके पीछे कितना हाथ होता है इंडियन डिफेंस सिस्टम का। निमिष सर, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने एयरफोर्स में एयर डिफेंस सिस्टम ही क्यों चूज़ किया? आप फाइटर प्लेन में पायलट बन सकते थे। महेंद्र, बहुत वाजिब सवाल पूछा है और मुझे लगता है आपके चैनल पे जितने व्यूअर्स हैं उन्हें ध्यान से इसका जवाब सुनना चाहिए। ज़रूर। जैसे किसी मूवी के अंदर हीरो होता है, उसी तरह एयरफोर्स में पायलट होता है, वो भी फाइटर पायलट। तो कोई भी बच्चा जब फौज में आने का सपना देखता है तो वो सबसे पहले सोचता है मुझे क्या काम करना है। और फौज के अंदर जैसे पायलट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लॉजिस्टिशियंस होते हैं, ऐसे कई ब्रांचेस होती हैं। तो मेरी कहानी थोड़ी अलग है। ओके। मैंने फौज में आने का सपना ही नहीं देखा था। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है ना? ठीक है, आज जानते हैं। हाँ, क्या इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कई बार आपकी डेस्टिनी आपको पुल करती है कि वो किस रास्ते पर लेके जाएगी। तो मेरी ज़िंदगी में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो 3 चीज़ें एक साथ हुई थी। क्या? हाँ, तो पहली चीज़ ये थी, जहाँ मैं रहता था मेरे घर के सामने एक आर्मी ऑफिसर रहता था। तो मैंने क्या देखा, वो सुबह उठ के जैसे ही बाहर निकलता था यूनिफॉर्म के अंदर, बाहर एक गाड़ी आती थी, वो ब्रीफ केस लेके उसमें बैठता था और उससे पहले अपनी वाइफ के साथ लॉन में बैठ के ब्रेकफास्ट करता था। और जब तक लंच का टाइम हो जाता था वो फिर घर पर होता था।
और घर पे फिर अपनी फैमिली के साथ मील ले रहा होता था, और शाम के टाइम वो रोज़ खेलने जाता था, और शाम ढलने के बाद फिर अपनी फैमिली के साथ होता था और अपने बच्चों को पढ़ाता था। मुझे लगता था इससे अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं हो सकती जहाँ आप तीनों मील्स अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो। दूसरा क्या हुआ, मेरा जो इंजीनियरिंग का रूममेट था वो डेस्परेट था कि वो फौज को ज्वाइन करे और मेरे पीछे पड़ा रहता था। हालांकि मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था, तो मैंने उसे एक दिन कह दिया ठीक है मेरा भी फॉर्म भर दो, मैं भी तुम्हारे साथ एग्ज़ाम देने चलूँगा। इंजीनियरिंग की जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो जोधपुर से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है। तो रात को 1 से 2 बजे तक, कई बार 3 भी बज जाते थे, और रात को हमारी इच्छा होती थी कि हम कहीं चाय पीने जाएं। तो इंजीनियरिंग में एक ही जगह होती थी जोधपुर में, वो था रेलवे स्टेशन जहां आपको रात को चाय मिल सकती है। तो एक दिन हम रात को करीब 12 से 1 के बीच में जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चाय पीने गए। जब हम चाय पी रहे थे तभी वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन रुकी, और जो सामने वाला कोच था उसके अंदर एक पूरा पिकनिक के लिए लड़कियों का ट्रूप जा रहा था। तो हम लोग भी जवान थे, तो मेरे दोस्त ने, उसकी आदत थी कि वो मुझे कुछ ना कुछ चैलेंज देता रहता था हमेशा। तो उसने मुझे चैलेंज दिया कि सामने वाली खिड़की पे जो लड़की बैठी है उसको जाके तुम अपना नंबर दे के आओ। अच्छा। पहले तो मुझे अटपटा सा लगा, पर फिर मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा फाइनल ईयर था और मेरे किसी एक सीनियर ने जॉब के लिए अपना नंबर दिया था कि तुम जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो मुझसे कांटेक्ट करना और मैं तुम्हें अपनी कंपनी में बुला लूँगा। मैंने उस पर उनका नाम काटा और अपने नंबर लिख के उस लड़की को दे दिया, और कहानी यहीं ख़त्म हो गई। वो ट्रेन चली गई। आप नंबर दे के आ भी गए? मैं नंबर दे के घर पे आ गया और भूल भी गया कि मैंने ऐसा कुछ किया। मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना। जनरली इंजीनियरिंग में लड़कों को ऐसा रहता है कि ऐसा कुछ करेंगे तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हाँ मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया। करीब 2 महीने बाद मेरा एयरफोर्स का एंट्रेंस टेस्ट था, और उससे 15 दिन पहले उसी लड़की का फ़ोन आया। अच्छा। और हमारी बातचीत हुई। उसने बताया कि वो शिमला की रहने वाली है, और उसी समय जब मैंने फॉर्म भरा तो मेरा एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन सर्विस बोर्ड कहते हैं, वो देहरादून में होना था। तो मेरे लिए एक कारण बन गया कि अब मैं देहरादून जाऊंगा और शिमला से उस लड़की से मिल लूँगा। तो मैं और मेरा रूममेट दोनों देहरादून पहुंच गए। ठीक है। और मैंने घर पे बताया कि मुझे साथ में जाना है, और 1 हफ्ता पहले जाके मैं देहरादून में अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करूँगा। 3 से 4 दिन मैंने देहरादून जाके जितनी फौज की तैयारी हो सकती है वो पूरी कर डाली। तो उस समय एक उपकार प्रकाशन की किताब आती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 दिन में मैंने वो पूरी किताब चाट ली। और जो वीकेंड पड़ रहा था 2 दिन का, वो मैंने प्लान किया कि मैं उस लड़की से शिमला में जाके मिलूँगा। ठीक है। वीकेंड में उससे मिल के आया। मंडे को मैंने एयरफोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिपोर्ट किया, और मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। क्या बात है, कहाँ इंजीनियर बन रहे थे? हाँ, तो ये कहानी है कि जो वो रास्ता था, जो डेस्टिनी थी, वो मुझे लेके आई। और वो जब डेस्टिनी लेके आई तो वो मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होते ही मेरा रोल एयरफोर्स के अंदर इंजीनियर का था। तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं कब पायलट बनूं और इस बारे में सोचूं भी। फिर शादी भी उनसे ही हुई या किसी और से? नहीं, शादी नहीं हुई। वो शिमला के बाद वो जो लव स्टोरी थी वो वहीं खत्म हो गई, और फिर ज़िंदगी आगे बढ़ चली। जैसे आपने बताया सर कि आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, तो एयरफोर्स में भी बहुत सारे टाइप्स की जॉब होती है। किन्हीं को मान लो फाइटर पायलट बनना है, किसी को बेस पे काम करना है, किसी को मॉनिटरिंग करना है। तो कितने टाइप्स के काम होते हैं एयरफोर्स में, अगर बेसिक रूप से कोई स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है तो? हाँ, तो ये स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, एयरफोर्स के अंदर पायलट्स होते हैं, और पायलट्स में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे फाइटर पायलट्स हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट्स हैं, हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं। फिर इंजीनियर्स होते हैं, और इंजीनियर्स भी अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं। करीब 800 से ज़्यादा सिस्टम्स होते हैं जिस पे इंजीनियर्स काम करते हैं। जैसे हो सकता है कि एक इंजीनियर एक फाइटर प्लेन पे काम कर रहा है, और फाइटर में भी हो सकता है MiG-21 है, MiG-27 है, या जगुआर है, या सुखोई है। इसी तरह कई तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, कई तरह के हेलीकॉप्टर प्लेन्स होते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके जैसे मिसाइल सिस्टम्स होते हैं। तो मिसाइल्स की भी कई वैरायटी होती हैं। तो मैं अगर एक एयरक्राफ्ट जैसे सुखोई को एक सिस्टम बोलूं, तो ऐसे 800 से ज़्यादा इंजीनियरिंग सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर इंजीनियर्स काम करते हैं।
फिर उसके बाद कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हम जानते हैं काम करते हैं। उसके अलावा लॉजिस्टिशियंस होते हैं। लॉजिस्टिशियंस का काम ये होता है कि जितने स्पेयर पार्ट्स हैं, राशन है, फ्यूल है, उन सबको किस तरह से एयरफोर्स में सारे सिस्टम को काम के लिए उपलब्ध कराया जाए। इनफैक्ट ये भी सिखाया जाता है कि खाना किस तरह से खाना है। अच्छा। तो छोटी से छोटी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। और उसी के अंदर जो आपने बात पूछी कि कौन सी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी है या सीक्रेट रखनी है, वो भी बताया जाता है कि आपको जब किसी से मिल रहे हो तो कौन सी बात करनी है और कितनी बात करनी है। तो ये पूरी ट्रेनिंग 1 साल चलती है और ये सबके लिए कॉमन होती है। आप किसी भी सिस्टम में काम करो, जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, और जैसा मैंने आपसे कहा था, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन से डिसाइड होता है परफॉर्मेंस के बेस पे कि आप किस सिस्टम में काम करेंगे, और आपकी चॉइस उसमें ली जाती है। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मिसाइल सिस्टम में काम करना है, तो उसमें भी किस मिसाइल पर काम करना है, फिर उसके ट्रेनिंग सेंटर अलग होते हैं। ओके। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस मिसाइल सिस्टम पर काम करना है और एयरफोर्स ने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया, तो फिर 6 महीने की ट्रेनिंग हमारी उस मिसाइल सिस्टम के ऊपर हुई, और वो ट्रेनिंग हमने उस मिसाइल स्पेशलाइजेशन करने के लिए उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर में जाके आगे ली। तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए कुछ डेमो बनाए हुए रहते हैं या कुछ रियल पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है? हाँ, तो एयरफोर्स की जब ट्रेनिंग होती है तो कॉम्बिनेशन होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बनी होती हैं, और वो डमी कुछ भी नहीं होता, सब कुछ रियल ही रहता है ना। तो डमी जो लैब के अंदर, वो भी ऐसे मिसाइल सिस्टम होते हैं जो कि या तो उनकी लाइफ एक्सपायर हो जाती है, लेकिन रहते वो रियल लाइफ मिसाइल सिस्टम का पार्ट ही है। तो हम डमी पे भी काम करते हैं और साथ में ही हम लाइव मिसाइल्स पे भी काम करते हैं। उसी के साथ हमारी ट्रेनिंग होती है, और वही चीज़ों पे हमें डे टू डे में सिखाया जाता है कि अगर कभी मिसाइल को फायर करनी है, कभी उसे कोऑर्डिनेट करना है, या कभी उसे कंट्रोल करना है, रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, तो किस तरह से करना है। तो निमित सर, हम जैसे बहुत बार सुनते हैं कि हमारे रडार ने ये चीज़ें डिटेक्ट की, वो की, तो ये मिसाइल का ही पार्ट है या कुछ अलग पार्ट होता है? हाँ, तो जब मैं आपसे मिसाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो मिसाइल तो हम सब समझते हैं क्या होती है। रेडार भी उसी मिसाइल सिस्टम का एक पार्ट होता है ना। तो हमें क्यों रेडार की ज़रूरत है, इसको पहले समझ लेते हैं, और ये मिसाइल सिस्टम का पार्ट क्यों है, इसको इस तरह से समझते हैं। ठीक है। तो कभी भी दुश्मन अगर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसके पास कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे उनका कोई फाइटर प्लेन आएगा, है ना, बॉर्डर क्रॉस करके, या हमने देखा जैसे मिसाइल क्रॉस करके आएंगी, या ड्रोन आते हैं, है ना, या आपने यूएवी सुने होंगे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं। ये होंगे जो दुश्मन की तरफ से हमारी तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो आपने पुराने टाइम में देखा होगा, जब किले पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है और उसके हाथ में दूरबीन रहती है, तो दूरबीन से चारों तरफ देखता रहता है कि कोई दुश्मन की सेना तो मेरी तरफ नहीं बढ़ रही है, किले की तरफ। और जैसे ही उसे कोई मूवमेंट दिखता है या दुश्मन की सेना दिखती है, तो अपने साथियों को इसके बारे में जानकारी देता है। तो रेडार एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमेशा 24 घंटे चक्कर लगाता रहता है, आपको इस तरह से समझिए। और चक्कर लगाने में वो पूरा 360 डिग्री पर ये ध्यान देता है कि हवा के अंदर कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल हैं। जब मैं एलिमेंट कह रहा हूँ, इसका मतलब कोई एयरक्राफ्ट, ड्रोन या मिसाइल है क्या। तो कोई भी अगर एयर के अंदर इस तरह का कोई भी एलिमेंट अवेलेबल है, तो रेडार उसको सबसे पहले डिटेक्ट कर लेता है। और जब डिटेक्ट करता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट एक्शन होता है पता लगाने का कि ये दुश्मन का है या दोस्त का है। वो भी रडार ही पता लगाता है। वो भी रेडार्स में हमारे पास कुछ सिस्टम होते हैं जिन्हें हम IFF मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो बोलते हैं। फो का मतलब दुश्मन। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये दोस्त है या दुश्मन है। तो इसकी एक टेक्नोलॉजी होती है, वो भी रेडार के साथ इंटीग्रेटेड होती है। तो जैसे ही हमें पता लगा कि ये दोस्त नहीं है, तो उसके बाद काम होता है कि इन्फॉर्मेशन ये दी जाए। रेडार ये बताता है आपको कि जो दुश्मन का जहाज है या मिसाइल है, वो किस दिशा से आ रही है, कितनी दूरी से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, और कितनी ऊंचाई पर है। ओके। जब ये सारी चीजें रेडार, ये चारों चीजें आपको रेडार से पता लग जाएगी। ठीक है। और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दुश्मन की तरफ से आ रही है और दुश्मन का जहाज या दुश्मन की मिसाइल है, तो उसके बाद हमारा एक्शन स्टार्ट होता है कि हम या तो मिसाइल को भेजें या फिर किसी फाइटर प्लेन को भेजें जो कि उधर से आने वाले जहाज को रोक सके या फिर उस मिसाइल को काउंटर कर सके। इस सारे प्रक्रिया को हम एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर आपके फाइटर्स भी आते हैं, आपकी मिसाइल्स भी आती हैं, आपके रेडार सिस्टम भी आते हैं, और इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए कई स्पेस के अंदर सैटेलाइट भी होती हैं। ओके। जिनसे सारा डेटा इकट्ठा होता है। फिर हम ये डिसीजन ले पाते हैं
कि कौन सा जहाज भेजें, कौन सी मिसाइल भेजें, और उसके हिसाब से फिर हमारे देश की सुरक्षा का पूरा निश्चय किया जाता है। तो जैसे रडार हम इनको बोल सकते हैं, जैसे अपन मूवीज़ में देखते हैं कि ये एक गाड़ी के ऊपर लगा रहता है या कहीं लगा रहता है, वो डिस एंटीना की तरह घूमता रहता है। हाँ, ये लगातार घूमता रहता है और देखता रहता है कि कौन उस तरफ बढ़ रहा है। रडार्स की कोई लिमिट होती है कि ये अपनी बाउंड्रीज में देख सके या एक दो देश क्रॉस करके उनकी भी देख सकें? हाँ, तो रेडार कई तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक रेडार 360 डिग्री देख रहा है, तो कुछ रेडार होते हैं जो कि लंबी दूरी के लिए होते हैं, कुछ रेडार होते हैं जो मीडियम रेंज के लिए होते हैं और कुछ शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें, और तो आपने आजकल सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम। तो इसका जो रेडार है वो 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक किसी भी दुश्मन के जहाज या मिसाइल के बारे में पता लगा सकता है। तो अलग अलग रेडार होते हैं जिनकी रेंजेस अलग अलग होती हैं। अब जैसे आपने कोई मिसाइल या कुछ भी डिटेक्ट कर लिया, तो उसको डिसीजन लेने के लिए, उसको रोकना है, उड़ाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपके पास कितना टाइम रहता है? और वो टाइम में आप क्या क्या प्रोसेस लेते हो, किन से परमिशन लेनी है, आपके पास क्या पावर रहती है, ये कौन देखता है? हाँ, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। पहले इस बात से कि हमारे पास कितना समय है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई एयरक्राफ्ट हमारी तरफ आ रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है। ठीक है। तो आपने साउंड की स्पीड सुना होगा। तो साउंड की स्पीड करीब होती है 340 मीटर पर सेकेंड। और मैं इसको अगर किलोमीटर में बदल लूँ, क्योंकि अधिकतर लोग जैसे कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो किलोमीटर उनको ऐसे समझ में आता है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर ड्राइव करेंगे, है ना। ठीक है। तो कार की स्पीड समझो हम 100 के आसपास हाईवे पे चलाते हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो साउंड की स्पीड है, अगर मैं उसको 300 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलूं, तो वो आएगी करीब 1240 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट नाउ, जब हम किसी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट की स्पीड हम मैक में बोलते हैं, मैक 1 या मैक 2। तो मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड। तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं हमारे, वो 2 मैक तक जा सकते हैं। 2 मैक का मतलब हो गया 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, राइट। मल्टीप्लाई करना हो गया साउंड की स्पीड से। हाँ, मतलब मैंने आपको एक अंदाजा देने के लिए कि अगर साउंड की स्पीड इतनी है तो हवाई जहाज कितनी, जो फाइटर प्लेन है हमारे, वो कितनी स्पीड पर फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है। जब मिसाइल की बात करते हैं हम, तो मिसाइल मैक 3 की स्पीड तक आगे बढ़ती है। जो अमूमन हमारे पास मिसाइल्स हैं उनकी अधिकतम जो रेंज है, स्पीड है, वो अवेलेबल है 3 मैक तक। तो 3 मैक का मतलब आपके पास हो गया जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड से भी ज़्यादा है। तो 3 मैक के करीब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3500 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर। तो अब आप ये देख लीजिए, अगर किसी को पाकिस्तान से यहाँ तक आना है तो आपको ये डिसाइड करना है कि 1 से 2 मिनट के अंदर हमें पूरा ये डिसाइड कर लेना है कि उसको रेडार से डिटेक्ट भी कर लेना है, और डिटेक्ट करने के बाद हमको ये भी डिसाइड कर लेना है कि हमें कोई फाइटर प्लेन भेजना है या मिसाइल भेजनी है, और मिसाइल भी भेजनी है तो कौन सी मिसाइल भेजनी है। तो उन कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम ये सारा डिसीजन ले लेते हैं और दुश्मन के जो जितने भी नापाक इरादे हैं उनको ख़त्म भी कर देते हैं। नहीं, ये ऊपर से कोई परमिशन लेनी पड़ती है या आपका सीनियर है वही आपको? तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर हमें पहले से ही पता रहता है कि हाँ ऐसी कोई स्थिति डेवलप हो रही है, तो जो हायर पोजीशन पे ऑफिसर्स होते हैं उनसे, वो पहले से ही उनको पता होता है कि ऐसी स्थिति डेवलप होने वाली है। तो जिस स्थिति के हिसाब से वो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन मिसाइल फायर करने का जो निर्णय होता है वो उस स्टेशन के स्टेशन कमांडर का, या AOC बोलते हैं हम, जो एयर ऑफिसर कमांडिंग होता है, उनके पास रहता है। तो वो ही, और उस समय जो ऑपरेशन सेंटर रहता है उसकी भी कमान एक ऑफिसर के हाथ में रहती है। तो उसके पास कुछ डिसीजन लेने की पावर्स रहती है। तो स्थिति के अनुसार किस तरह का डिसीजन लेना है, उसके हिसाब से अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं। अगर खतरा जिस लेवल का होता है उसी लेवल पे डिसाइड किया जाता है कि कौन डिसीजन लेगा। निमिष सर, जैसे आपने बताया कि दुश्मन की अगर मिसाइल आ रही है तो आपको भी मिसाइल भेजनी पड़ेगी। अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ रहा है तो अपनी तरफ से भी एयरक्राफ्ट जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन जैसे अपना एयरक्राफ्ट गया, उन्होंने मिसाइल डाल दी अपने एयरक्राफ्ट पे, तो क्या अपना एयरक्राफ्ट बच सकता है उससे? क्योंकि मिसाइल की स्पीड तो बहुत तेज़ होती है। हाँ, तो जैसा मैंने बताया, मिसाइल की स्पीड हम डिज़ाइन ही इस तरह से करते हैं कि वो एयरक्राफ्ट से तेज हो, तभी तो वो मिसाइल का जो है एयरक्राफ्ट का पीछा कर पाएगी और उसको नुकसान पहुंचा पाएगी। ठीक है। अब एक ऐसी सिचुएशन है, आप जब कह रहे हैं कि दुश्मन की कोई मिसाइल आ रही है
और हमारे फाइटर प्लेन पे उसको दागा गया है जी। तो हमारा फाइटर प्लेन बच सकता है या नहीं। तो आज की डेट में बहुत मिसाइल्स जो हैं बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है और एडवांस सिस्टम के साथ है। बहुत ही मुश्किल है कि एक बार अगर फाइटर एयरक्राफ्ट लॉक हो गया तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल है कि वो उसके बाद बच सके। फिर भी ये इम्पॉसिबल काम नहीं है। ये निर्भर करता है कि जो पायलट है उसकी स्किल कैसी है और कुछ टेक्नोलॉजीज भी हैं जिसके द्वारा उस लॉक को ब्रेक किया जा सकता है और पायलट उससे बच सकता है। तो सर इसमें बचने के क्या क्या मेथड होते हैं, किस किस टेक्नोलॉजी से अपन बच सकते हैं? जैसे अपन मूवीज़ में देखते हैं कि जो एयरक्राफ्ट होता है वो कुछ आग के गोले से दागता है पीछे, जिनसे वो जो मिसाइल है वो टकरा जाए या उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो कितने मेथड है जिनसे बचा जा सकता है? तो 2-3 टेक्निक्स की बारे में बात करता हूँ जिससे अगर एक मिसाइल किसी फाइटर का प्लेन का पीछा कर रही है तो किस तरह से पायलट उससे पीछा छुड़ा सकता है। तो एक तो तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं चेफ। तो चेफ क्या होता है, एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं। तो उससे क्या होता है, अगर एयरक्राफ्ट का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो मैक्सिमम एल्युमिनियम से बना होता है और वहीं से कोई भी जो रेडार होता है मिसाइल का रेडार उसी को फॉलो करता है जिससे कि उसे पता लगता है कि एयरक्राफ्ट कहाँ फ्लाई कर रहा है। तो जब कोई भी पायलट वो चेफ को रिलीज करता है तो सैकड़ों चेफ्स होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के चारों तरफ फैल जाते हैं और उसके कारण जो मिसाइल का रेडार होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि असली फाइटर कौन सा है, किसको टारगेट करना है। तो एक तरीका ये होता है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आपने सुना होगा कुछ मिसाइल्स होती हैं जो हीट सिंकिंग मिसाइल होती हैं। तो ये मिसाइल क्या करती हैं, जहां पर मैक्सिमम हीट होती है उसका पीछा करती हैं। तो किसी भी एयरक्राफ्ट में मैक्सिमम हीट कहाँ पे होगी, जो एग्जॉस्ट है जहां से फ्लेम्स निकलती हैं, आग निकलती है। हाँ, जहां से आग निकल रही होती है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे कि कई जगह उसको मिसाइल को दिखे कि आग निकल रही है तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसके लिए कई बार फ्लेयर्स रिलीज किए जाते हैं। तो फ्लेयर्स एक तरीका होता है जिससे मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है कि असली एयरक्राफ्ट कौन सा है और इसी कंफ्यूजन का जो फायदा है वो पायलट उठाता है और वो उसी दौरान वहाँ से निकल सकता है और वहीं से उसको वो मिसाइल वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक बार मिसाइल डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी लेकिन एक मिसाइल की रेंज होती है ना। मैंने तो जब तक वो उस कंफ्यूजन का फायदा उठाएगा तब तक फाइटर प्लेन उससे डिस्टेंस पे दूर चला जाएगा, तो जो उसकी रेंज है उससे बचने के चांस उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। क्योंकि मिसाइल को फिर लॉक ऑन करना पड़ेगा तब तक वो वहाँ से निकल सकता है। तो निकल के बाद वो क्या कर सकता है, जैसे किसी माउंटेन के पीछे जा सकता है तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, या लो लेवल पे जाता है तो कई बार क्या होता है लो लेवल पे भी होता है तो आपकी मिसाइल को जो रेडार सिग्नेचर होते हैं वो करेक्ट नहीं मिलते हैं और ऐसी कंडीशन में भी पायलट उससे बच सकता है। अच्छा, मिसाइल पे फायर करके भी उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है हवा में? हाँ, मिसाइल के अगेंस्ट एक मिसाइल फायर करके भी किया जा सकता है। जैसे अपना कोई एयरक्राफ्ट है और उस पर किसी दुश्मन की मिसाइल लॉक हो गई तो अब अपना एयरक्राफ्ट अगर उसको टर्न लेके उस मिसाइल पे अटैक कर दे तो बचा जा सकता है? हाँ, तो जैसा हमने पहले कहा कि मिसाइल की स्पीड हमेशा एयरक्राफ्ट से ज़्यादा है। तो अगर एयरक्राफ्ट टर्न लेगा तो वो तो सेकंडों का खेल है, तो मिसाइल उसका मौका ही नहीं देगी, है ना। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। और लेकिन हम मूवीज में देखते हैं कई बार एयरक्राफ्ट के बीच में लड़ाई होती है, कई मिसाइल से और एयरक्राफ्ट के बीच में लड़ाई होती है, तो ऊपर नीचे करके उसको कंफ्यूज करके उस पर अटैक किया जाता है। हाँ, तो मूवी पे नहीं, हम रियलिटी में ही आ जाते हैं। आपने अखबार पे और टीवी चैनल्स में सुना होगा अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन जो अब ग्रुप कैप्टन है, उनका नाम सुना होगा, है ना। तो वो जब एक पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट का पीछा कर रहे थे तो वो F-16 का MiG-21 एयरक्राफ्ट में थे और उसका पीछा कर रहे थे, और इसको हम डॉग फाइट बोलते हैं, है ना। तो डॉग फाइट में क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट पीछे है वो हमेशा मिसाइल फायर कर सकता है। तो कई बार जब ऐसी सिचुएशन होती है और आगे वाले एयरक्राफ्ट को बचना होता है तो वो हो सकता है कि या तो ऊपर चला जाए या फिर नीचे आ जाए, या ऐसी सिचुएशन ले कि वो पीछे आए। तो हर फाइटर प्लेन ये कोशिश करता है कि पीछे आए, जो पीछे रहेगा वो मिसाइल फायर कर सकता है और दूसरे जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये रियल में होता है? जैसे तो ये रियल में होता है, हमने तो रियल में देखा ही है, पढ़ा है और सुना है। निमी सर, अब हम अगर रडार सिस्टम को समझें तो रडार सिस्टम कैसे काम करता है? कोई चीज़ अगर आ रही है तो आपको कैसे, कोई डॉट के रूप में दिखेगी, कोई साउंड के रूप में, या कोई सिग्नल आपको मिलेगा भाई क्या चीज़ आ रही है? जैसे मूवीज़ में क्या रहता है कि रेड डॉट आ जाता है कि कुछ तो आया है, लेकिन आया क्या है वो नहीं पता चलता। हाँ, तो मूवीज़ में जैसे आपने देखा होगा कि एक गोल स्क्रीन रहती है और उसमें बीच में आपको कुछ डॉट्स दिखाई देती हैं। तो वाकई रियलिटी में रेडार का जो डिस्प्ले होता है वो इसी तरह का होता है। तो वो डॉट ये बताता है कि कोई हवा के अंदर या तो फाइटर प्लेन है
या कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन है, मतलब कोई एलिमेंट है जो अवेलेबल है, और उसी से पता लगता है कि अच्छा कुछ हमारे पास है। अब हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या है, हमें ये पता करना है कि वो दोस्त है या दुश्मन है। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जितने भी जहाज जो होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट प्लेन हो या हेलीकॉप्टर हो या एयर फाइटर प्लेन्स हो, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास पहले से होती है, और उनका किस जोन में फ्लाई करेंगे, किस नेचर की फ्लाइंग करेंगे, ये सब भी जानकारी रहती है। तो ये सिविल का और मिलिट्री का जो मूवमेंट होता है, उनकी सम्मिलित जो जानकारी होती है हमारे पास रहती है। तो हमें पता है कि आज ये रेडार के स्कोप पर हमें दिखाई देगा। अगर कुछ अलग दिखाई देता है तो फिर उसका हमारे पास एक सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको कहा, एक सिस्टम होता है जिसे हम IFF बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन फॉर फ्रेंड एंड फो। तो उस केस में क्या होता है, जितने हमारे दोस्त जहाज हैं वो अपनी जानकारी हमें देते रहते हैं, खुद ही बताते रहते हैं कोड के रूप में। हाँ, कोड के रूप में, कि मैं इस रास्ते पे उड़ रहा हूँ, मेरा नंबर ये है, मेरा कोड ये है, जो हमें पहले से ही पता है, जो अप्रूव्ड रहता है। ठीक है। अगर कोई इस तरह की बात हमसे नहीं कर रहा है और हवा में है, तो हमें पता लग जाता है कि अब इसको चेक करना जरूरी है। ठीक है। तो हम दो तरह से चेक करते हैं, एक तो कम्युनिकेशन से उनको वार्निंग देते हैं कि आप बताओ कौन है। अगर वो नहीं बताते हैं तो फिर हमारे यहाँ से जो फाइटर्स होते हैं वो स्क्रैम्बल होता है, और वो जाके उनको वार्निंग देते हैं कि आप या तो हमें इन्फॉर्मेशन दो या इस जोन से निकलो, क्योंकि ये हमारी देश का जोन है। ओके। अगर उसके बावजूद भी कोई नहीं मानता है तो फिर जैसा मैंने बताया, फिर उसके बाद हम ऑफेंसिव एक्शन लेते हैं, या तो उन पे मिसाइल दागी जाएगी या उनको वहाँ से मुड़ना होगा। ठीक है। तो रडार कितनी हाइट तक देख सकता है, क्योंकि हवा में हमारे बहुत सारे सैटेलाइट भी रहते हैं, तो वो भी रडार में आते रहते हैं, या एक लिमिट है रडार की? तो रडार की जो लिमिट है वो अब तो हमारे पास इतने हैं कि हम किलोमीटर्स में 15 से 20 किलोमीटर तक हम आराम से उनको देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे फाइटर और ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं उन तक सारी रेंज अवेलेबल है, जहाँ तक जितनी अधिकतम ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब आज की डेट में तो रेडार के अलावा सैटेलाइट्स भी हैं, तो सैटेलाइट से भी हम उन सब इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो इस सैटेलाइट से आपको ये सारी चीज़ें लाइव दिखती है, या एक कुछ अंदाजन आइडिया मिलता है? हाँ, तो हमें लाइव दिखती है। जिस तरह से हमें रेडार से इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी तरह से सैटेलाइट्स के थ्रू भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इनफैक्ट सैटेलाइट्स तो क्या होती हैं, वो आपके पास फोटोज भी भेज देती हैं, है ना, पिक्चर्स भी आ जाती हैं आपके पास। तो सैटेलाइट के केस में तो वो एडवांटेजेस भी है हमारे पास कि हम कोई मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो बहुत हाइट पे उड़ते हैं, तो उन रडार उनको भी डिटेक्ट करता है क्या? हाँ, तो मैंने जैसे कहा आपको, अगर रेडार को डिटेक्ट करना है तो रेडार क्लाउड्स को भी डिटेक्ट कर लेता है ना। तो मूवमेंट्स जो है वो कई बार, हमारा जो रेडार का प्रिंसिपल है वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि यहाँ से ट्रांसमिट की जाती हैं। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी स्ट्रक्चर से टकराती हैं तो फिर हमारे पास आती है, और उसी से हम पता लगते हैं कि वो किस दिशा में दूसरा हवा के अंदर कोई चीज़ उपलब्ध है या उसकी स्पीड क्या है, उसके हिसाब से ही रेडार उसकी कैलकुलेशन करता है। तो हवा के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हमें पता लगता है, लेकिन जैसे आपने कहा पक्षी उड़ रहा है तो पता लगेगा नहीं लगेगा, अगर बादल है तो उसके कारण हमें पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन हमें पता है वो किस स्पीड पे उड़ रहे हैं। तो वो जहाज की स्पीड के हिसाब से तो उड़ेंगे नहीं, मिसाइल की स्पीड से तो उड़ेंगे नहीं, तो उनको सिस्टम उनको फिल्टर कर देता है। अगर वहीं किसी ड्रोन को पक्षी का रूप दे के भेज दिया तो वो तो ड्रोन की स्पीड से उड़ेगा। हाँ। उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो आपके जो ड्रोन है वो उनकी स्पीड जो है वो स्लो स्पीड होती है, तो स्पीड के बेस पे हमें पता लग जाएगा कि ये कोई फाइटर है, ट्रांसपोर्ट है, या फिर कोई ड्रोन आ रहा है। कोई भी दुश्मनी जहाज, मिसाइल कुछ भी आया तो हम रडार के माध्यम से उनको पता लगा लेते हैं। लेकिन जब भारत कोई भी मिशन करता है, कहीं भी दूसरे की बाउंड्री में जाके उड़ा के आता है या कोई भी मिशन करना होता है, तो वहाँ पे भी तो रडार लगे होते होंगे, तो वो हमको डिटेक्ट नहीं करते? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर में ही आपको दूंगा, है ना। अभी हमने कुछ ही दिन पहले ब्रीफिंग सुनी थी जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने कंबाइंड दी थी, और उसमें बताया कि हमने उनके 9 टेररिस्ट कैंप उड़ाए थे और 11 एयरफील्ड थे जो हमने उनके उड़ा दिए थे। तो जब हम उन पे स्ट्राइक कर रहे थे, जब हमारे एयरक्राफ्ट उन पे मिसाइल्स फेंक रहे थे या हमारी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स जा रही थी, तो वो डिटेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। तो उस डिटेक्शन के लिए जो उनके रेडार्स थे उनको या तो हम जाम कर देते हैं या उनको पहले से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं,
और उसकी अलग अलग टेक्निक होती है, जिससे कि जो रेडार हमें देख रहा था हम उसको किस तरह से इस स्थिति में ले आएं कि वो या तो गलत इन्फॉर्मेशन ले या फिर वो हमें देख ही ना पाए, और या फिर हम तीसरा यूज़ करते हैं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दें। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया था, एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम हारोप बोलते हैं। हारोप। तो उसने क्या किया था, वो जाके जब एयर स्पेस के अंदर वो ये ध्यान दे रहा था कि कोई भी रेडार जैसे ही ऑन होगा उसमें से ड्रोन निकल के उन रेडार्स के ऊपर अटैक करने लगे। तो वो उनको सबसे पहले उन ड्रोन को डिस्ट्रॉय करना था। तो एक इस तरह से उनका डिस्ट्रैक्शन हुआ, और जितनी देर में डिस्ट्रैक्शन हुआ तब तक हमने उनके ऊपर फायर कर दिया। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरह से रेडार्स को हम कंफ्यूज कर सकते हैं या उनकी क्षमता को हम कम कर सकते हैं और जान को ब्लाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह के तरीके हमने यूज़ किए थे और जिनसे हमने सफलता हासिल की, और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने उस लेवल पे काम नहीं करने दिया जिससे कि वो हमारी मिसाइल्स को रोक पाएँ। और इसी के कारण आपने परिणाम भी देखा कि हमने किस तरह से सक्सेस अचीव। निमित सर, आपने जैसे बताया कि उनके रडार सिस्टम को अपन ने कंफ्यूज किया, लेकिन उसके लिए भी अपन को पहले पता होना चाहिए कि रडार सिस्टम कहाँ कहाँ लगे हैं, कहाँ कहाँ से वो हमें देख सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि उनके रडार कहाँ कहाँ लगे हैं? तो रेडार की जो लोकेशन है उसको पता करने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा सैटेलाइट्स हैं, तो सैटेलाइट से उनका जो भी लोकेशन है वो पता लग जाएगी, वो कहाँ मूवमेंट हो रहा है वो ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जब भी रेडार ऑन होगा तो उससे कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं जो एमिट होंगी। जैसे वो एमिट होती है तो हमारे पास इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं, हम पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये रेडार है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, तो हमें उससे उसकी लोकेशन पता लग जाती है। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम इंटेलिजेंस गैदर करते रहते हैं कि कौन सा रेडार कहाँ पर है और वो कहाँ मूव हो रहा है, और उन तरीकों के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। तो अगर अपन पता लगा सकते हैं तो फिर दूसरा देश भी पता लगा सकते हैं अपने रडार्स का। बिल्कुल, तो यही तो स्ट्रेटेजी है, और इसीलिए तो लीडरशिप काम आती है कि आप कैसे बेटर स्ट्रेटेजी बनाएं और किस तरह से अपने मिशन को अचीव करें। तो इनको सुरक्षित रखने का क्या क्या है, कहाँ सुरक्षित कैसे रखा जाता है? क्योंकि ये चीज़ें ओपन में रहेगी तो ही डिटेक्ट कर पाएगी, इनको अंडरग्राउंड तो कर नहीं सकते। अंडरग्राउंड क्यों नहीं कर सकते? सुरक्षित करने का एक यही तरीका है कि हम उनको अंडरग्राउंड कर दें। तो वहाँ से भी डिटेक्ट किया जा सकता है। हाँ, तो एक अंडरग्राउंड जब हो जाएंगे तो आपके पास एक तो सैटेलाइट्स इमेज नहीं ले सकती हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। दूसरा होता है मैं कैमोफ्लॉजिंग करते हैं। कैमोफ्लॉजिंग में क्या होता है, आप उनको ढक कर रखते हैं। तो ढक कर जब रखते हैं तो इस तरह से लगता है जैसे कि मान लो बिल्डिंग्स के बीच में है या ग्रीनरी के बीच में है या कहीं पे डेजर्ट एरिया में है। तो उनके ऊपर जो ढक के रखते हैं वो कवर इस तरह से होते हैं कि वो पूरे उस टेरेन में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर उनकी फोटो भी खींची जाएगी ऊपर से तो पता नहीं लगेगा कि हाँ कि रेडार सिस्टम खड़ा हुआ है ना। तो ये तरीके होते हैं जिससे उनको छुपाया जाता है। निमित सर, अपने पास ऐसी कोई टेक्निक या ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है जो रडार की नज़र में ही ना आए? तो आपने सुना होगा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आपका जो जहाज के ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल पेंट किया जाता है जिससे जितनी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके पास जा रही हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस केस में हमें पता ही नहीं लगेगा क्योंकि वो वेव्स वापस नहीं आएंगी। तो उसे हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और उस केस में हमको पता नहीं लगेगा कोई जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन कितने भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर लें, रेडार सिग्नल वीक हो जाते हैं और उनका भी तोड़ होता है कि उनको कैसे पकड़ा जाए, और सारी लड़ाई इसी बात की होती है। तो ये सैटेलाइट में भी नहीं आते? सैटेलाइट से जितना मूवमेंट है वो पकड़ में आते हैं, लेकिन सैटेलाइट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो हर जगह हम सैटेलाइट को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे रेंज के हिसाब से होता है, सैटेलाइट आपकी एप्लीकेशंस अलग हैं, रेडार की एप्लीकेशंस आपकी अलग हैं। कितनी है ये सारी चीज़ें ओपन बतानी पड़ती है हमें? हाँ, आई थिंक हम नंबर्स में नहीं जाते हैं। अच्छा, क्या पावर्स है हमारी और कितनी कैपेबिलिटी है? नहीं, जैसे हर देश को हर देश की पावर का पता होता है। हाँ, तो सभी पावर बताई जाती है, कुछ चीज़ें छुपा के भी रखनी पड़ती है। हाँ, तो कुछ चीज़ होती हैं जो तो हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे आपने रिपब्लिक डे पे भी देखा होगा, जब परेड करते हैं हाँ, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारी ये कैपेबिलिटी है, और प्रदर्शन होता है। हाँ, प्रदर्शन होता है। और कुछ चीज़ें सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखी जाती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और वो कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण शेयर नहीं की जाती हैं। और क्या हर देश को कितनी चीज़ें बनानी है, कितना बैकअप में रखना है, ये चीज़ों की लिमिट दी जाती है? नहीं, ये हर देश खुद डिसाइड करता है। अच्छा, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है कि कौन कितनी चीज़ मिसाइल बनाएगा, कितना स्टॉक रखेगा, ऐसा कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ओके। हम स्वतंत्र देश हैं तो हमें कितनी मिसाइल्स बनानी है, कितने फाइटर रखने हैं, ये हमारे देश का डिसीजन है।
जैसे हमने बहुत सारे रडार्स की आपने बात की, तो ये रडार सिस्टम भारत खुद अपना बनाता है या कहीं से खरीदता है? तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ हैं जो हमारे रेडार स्वदेशी हैं और कुछ विदेशी हैं। जब हम विदेश की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ रेडार्स हैं जो रशियन हैं, कुछ इजराइल से भी हैं और कुछ हमारे देश के खुद के बनाए हुए भी हैं। क्योंकि खतरा इसमें ऐसे हो सकता है कि जिस देश से हम रडार खरीद रहे हैं और फ्यूचर में उसी से अपनी फाइट हो गई, तो उस रडार का डिकोड उनके पास है कि उसको कैसे बंद करना है या ख़राब करना है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि देशों से लेते हैं हमारे, चाहे वो एयरक्राफ्ट हों, मिसाइल हों या रेडार हों, वो सारे स्वदेशी होने चाहिए और हम आत्मनिर्भर होने चाहिए। ना केवल ये कि उनका रेडार या मिसाइल या एयरक्राफ्ट यूज़ करने में हमें क्या नुकसान है, बल्कि उनको मेंटेन करना, उनकी रिपेयर ये भी ईजी हो जाएगी, उनके स्पेयर पार्ट्स भी हमारे पास होंगे अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो। निमी सर, अभी के टाइम हम देखते हैं तो हर जगह एआई का यूज़ हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे ले लो, जॉब्स में ले लेते हैं, एजुकेशन में ले लेते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम में या डिफेंस सिस्टम में भी एआई का यूज़ हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ तो आज की स्थिति में हर जगह हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा डोमेन या कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे एआई का यूज़ ना हो रहा हो। और डिफेंस के अंदर भी एआई की सारी एप्लीकेशंस का यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट या मिसाइल आ रही है, या हमें ये पता करना है कि वो दुश्मन का जहाज़ है या हमारा खुद का जहाज़ है, इन डिसीजंस को लेने के लिए हमें कुछ सेकंड्स मिलते हैं। तो इन सेकंड्स में पहले हम मैनुअली डिसाइड करते थे और डिसीजन डिले हो सकता था, लेकिन अब एआई के कारण हमें पहले से ही पता होता है कि अगर कोई जहाज़ आ रहा है तो वो जहाज़ हमें कैसे दिखेगा, अगर वो दुश्मन का जहाज़ है तो उसकी ब्लिप कैसी दिखेगी, दोस्त का जहाज़ है तो कैसा दिखेगा, कितनी दूरी से आ रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन स्कोप पे एआई के कारण बहुत स्पष्ट रूप से पता लग जाता है और जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ये एक्यूरेसी बढ़ गई है। हाँ, तो डिसीजन फास्टर हो गया क्योंकि अब आपका ऑलरेडी काफ़ी इनपुट्स पहले से अवेलेबल हैं जो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो बताता है कि कैसे अब हम डेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो, एयरक्राफ्ट है, वो हवा के अंदर है और उसी समय मिलिट्री का कोई एयरक्राफ्ट हवा में है, तो ये दोनों डेटा जो है उनको भी मिक्स किया जाता है। तो हमें वो सब एआई के कारण पता रहता है, अच्छा ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये सिविल एयरक्राफ्ट है, ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है, या ये फिर दुश्मन का जहाज है। ओके, क्या डिफेंस सिस्टम को एआई से खतरा भी है? खतरे की जब हम बात कर रहे हैं तो एआई से केवल एक यही खतरा है कि कई बार हमारे जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो शायद हम मशीन पे और एआई के रिजल्ट्स पे ज़्यादा हो जाएंगे और वहाँ पे हो सकता है कि हम कई बार गलत डिसीजन ले लें। सर, अपने पास कोई कंडीशन क्रिएट हुई, दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट आया अपनी बाउंड्रीज में, अपन ने वार्निंग दे दी, वो रिटर्न नहीं हुआ, और जब अपन ने मिसाइल दागी उस पर, वो रिटर्न होकर अपनी बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे अपनी मिसाइल वापस बुलाई जा सकती है या वो कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रॉय उसको करके आएगी? हाँ, तो एक बार मिसाइल निकल गई है तो उसका काम ही है जहाज को उड़ाना, है ना, वही करना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, अगर वो वापस मुड़कर अपने देश की सीमा में चला गया और हमें लग रहा है कि अब उसे उड़ाना नहीं है, क्योंकि हमारा तो जो मिशन था वो तो अचीव हो ही गया है कि हमारी देश की सीमा में ना घुसे वो, तो ऐसी स्थिति में एक कमांड होता है जिसे हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन कमांड कहते हैं। तो उसके कारण मिसाइल खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे आप एक ये वाली सिचुएशन पूछ रहे हो कि जहाँ पे हमने ये निर्णय लिया कि मुझे दुश्मन का जहाज वापस चला गया और उसे नहीं उड़ाना है, तो उस किस में हम इस कमांड का यूज़ करते हैं जिससे मिसाइल खुद ही एक्सप्लोड हो जाती है और वो जो निशाना है, टारगेट है, उस पर जाके नहीं टकराती है। अगर उस कंडीशन में अगर उसको एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया जाए तो वो नियमों के खिलाफ होगा कैसे? तो परिस्थिति पर निर्भर करेगा, है ना, कि अगर वो एक बार उसने हमारी वार्निंग के बाद भी हमें इस स्थिति में ला दिया कि हमें मिसाइल फायर करनी पड़ी, तो नियमों के खिलाफ है ही नहीं, हमने तो नियम फॉलो कर रहे हैं। निमी सर, हम मूवीज़ में देखते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट है दुश्मन का जिसमें हमने मिसाइल दाग दी। अब जैसे वो एयरक्राफ्ट कहीं पे भी हवा में ऊपर नीचे कहीं पे भी जा रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है, तो मिसाइल भी उसका पीछा करेगी या वो कंफ्यूज हो सकती है? तो मिसाइल जो मैंने आपको बताया, अलग अलग तरीके हैं जिसके कारण टारगेट के ऊपर लॉक करती है, तो वो उसका पीछा ही करेगी। अगर वो हीट सिंकिंग मिसाइल है तो जहाँ जहाँ पे उसको हीट दिखेगी उसके पीछे जाएगी। अगर वो गाइडेड मिसाइल है, जैसे नीचे से अगर कोई रेडार सिग्नल से गाइडेड है, तो जहाँ जहाँ पे वो लॉक हुआ है वो उसके पीछे पीछे ही जाती जाएगी। तो दो तरह की मिसाइल होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा डिटेल में। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, पहले वो
ऊपर फायर होती हैं और उसके बाद नीचे आती हैं, अच्छा, है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पीछे पीछे नहीं जाती है, उसको जनरली हम किसी टारगेट के ऊपर, हाँ, फिक्स टारगेट के ऊपर फायर करती है। अच्छा, यहीं पे अगर सर कोई कंडीशन क्रिएट हुई कि एक एयरक्राफ्ट अपना है, एक दुश्मन का है, और मिसाइल आपने पहले ही दाग दी एयरक्राफ्ट पे, अब वो मिसाइल अगर जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट है उसने कंफ्यूजन करके वो मिसाइल अपने पे शिफ्ट हो सकती है? हाँ, तो आप बात कर रहे हैं कि 2 एयरक्राफ्ट हवा के अंदर हैं, हाँ, एक दुश्मन का है और एक हमारा खुद हाँ, का है। तो हमने जो मिसाइल फायर करी है वो दुश्मन के जहाज पे ही लॉक होगी, हाँ, है ना। ऐसी तो, और उसके लिए जरूरत क्या है, अगर वो हीट सिंकिंग है तो वो उसके जो दुश्मन के जहाज का एग्जॉस्ट है, जो फ्लेम है, उसके ऊपर लॉक हो रही है। तो ये तो ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं होगी ना कि हमारा एग्जॉस्ट हमारी मिसाइल के सामने आ जाए। नहीं, है ना, अभी नहीं। हाँ। अब उस दुश्मन के एयरक्राफ्ट ने वो कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी कि उसको कंफ्यूज कर दिया, तो वो हमारे पे आ सकती है बाद में? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होगा ऐसा। ओके। सर, जैसे हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि कोई फाइटर जेट पे कोई इनकमिंग मिसाइल का वार्निंग आता है, तो वो जैसे ही वो मूवीज में दिखाया जाता है वैसे ही रियल होता है? हाँ, तो पायलट को जहाज में पता लगता है कि कभी भी कोई थ्रेट होती है, थ्रेट से मतलब मिसाइल अगर उसकी तरफ आ रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया जहाज के अंदर भी रेडार सिस्टम रहते हैं, तो रेडार्स रहते हैं, उनसे उनको पता लगता है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो एयर के अंदर है, और इमीडिएटली उसका डिटेक्शन होता है, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ, ये किसी दुश्मन की मिसाइल आ रही है, और पता लगता है, और उसके हिसाब से वार्निंग डिस्प्ले होती है। सर, हम बहुत बार मूवीज़ में देखते हैं कि कई बार फाइटर जेट से जो उसका पायलट होता है वो सीट के साथ हवा में उड़ जाता है और पैराशूट के साथ लैंडिंग करता है। तो ये कंडीशन कब क्रिएट होती है और कब की जाती है, किस कंडीशन में करना चाहिए? हाँ, तो कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि एक तो सिचुएशन होती है कि मान लीजिए कि आपके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया जहाज के अंदर, या कभी बर्ड स्ट्राइक हो जाती है, या जब आपको लगता है कि अब जहाज को बचाया नहीं जा सकता है, उस सिचुएशन में आप इजेक्शन करते हैं, और वो आपने देखा होगा कि सीट के साथ बाहर निकलता है पायलट और फिर एक पैराशूट खोल के लैंड करता है। सर, अगर हम बात करें इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम की, तो कितना पावर है कंपेयर टू पाकिस्तान? तो अगर हम भारत और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को इस हालत में ला दिया कि हम उनके 9 टेररिस्ट कैंप और 11 एयरफील्ड हैं उनको बर्बाद कर पाए, है ना। ये तभी पॉसिबल था जब हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को या तो अंधा कर दें या उसकी क्षमता को बहुत ही कम कर दें। अब दूसरी तरफ आते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने भी कई मिसाइल्स दागी, जैसे हमारे पठानकोट, आदमपुर और भुज जैसे एयरफील्ड स्टेशंस पे उन्होंने मिसाइल्स दागी। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि मिसाइल दिल्ली के ऊपर आके गिरे। उन्होंने सैकड़ों ड्रोन से अटैक किया था हमारे कई एयरफोर्स स्टेशंस पर, लेकिन उनके जितने भी इरादे थे सारे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिए। और इसी कारण आपने कहीं से भी नहीं सुना होगा कि हमारे किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पर या किसी फौजी को कोई नुकसान हुआ है। तो ये बताता है कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है और हम उनको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या इंडिया का डिफेंस सिस्टम न्यूक्लियर मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और भारत के पास पूरी क्षमताएं हैं कि किसी भी तरह की कोई भी मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल की जब हम बात कर रहे हैं वो तो केवल मिसाइल के अंदर एक वॉरहेड है जिसके अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है। तो कोई भी मिसाइल हो, किसी भी तरह की मिसाइल हो, हम सारी मिसाइल को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम उनको एटमॉस्फेयर के अंदर और एटमॉस्फेयर के बाहर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। निमी सर, जैसे आपने एयर डिफेंस में काम किया तो ज़मीन पर रह के काम करना होता है, कभी फ्लाइंग का एक्सपीरियंस किया आपने? हाँ, तो महेंद्र, जो कभी उड़ाने का मौका मिला हो? हाँ, तो जो इंजीनियर्स होते हैं उसमें 2 तरह के इंजीनियर्स होते हैं। एक होते हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर होते हैं। तो जो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर होते हैं वो पायलट के साथ फ्लाई भी करते हैं। तो मैं फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर नहीं हूँ, तो वैसा मौका मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन मैं एयरफोर्स के अंदर पैरा जंपर रहा हूँ। अच्छा। तो पैरा जंपर क्या करता है, एयरक्राफ्ट से पैराशूट लेके जंप करता है। ओके। तो मैंने पैरा जंप किया हुआ है, और एक हेलीकॉप्टर होता है मी-17, तो मैंने 8 से 10,000 फीट से पैरा जंप की, और मैं सर्टिफाइड पैरा जंपर हूँ एयरफोर्स में। एक साथ बहुत लोगों को कुदाया जाता है या कैसे? तो हमारी एक टीम होती है, और हम डिसाइड करते हैं कि बेसिकली ये होता है कि कितने लोग जंप करेंगे। तो टेरेन के हिसाब से या हमारे मिशन के हिसाब से
या वेदर की सिचुएशन से डिसाइड करते हैं कितने लोग जंप करेंगे। तो जैसे फर्स्ट टाइम रहता है तो आपको ट्रेनिंग के पर्पज से कहीं नीचे से कूदाया जाता है या कैसे, मतलब हाँ, आपको ट्रेन कैसे किया जाता है वहाँ पे? तो पैरा जंप करने के लिए पहला जो हमारा कोर्स होता है उसमें 1 हफ्ते तक हमको इसलिए तैयार किया जाता है कि हम मेंटली फिट हों, है ना। जितना आपकी फिजिकल फिटनेस है उससे ज़्यादा ये होता है कि आप मेंटली कितना फिट है। हाँ। और साथ ही साथ आपको फिजिकल फिटनेस के लिए भी रगड़ा मिलता है। तो करीब 1 हफ्ता रहता है जिसमें आपको दबा के रगड़ा दिया जाता है। आपको ऐसी इमरजेंसी सिखाई जाती है कि अगर पैराशूट ओपन नहीं होगा तो उस समय क्या करना है, या पैराशूट फट जाए या पैराशूट टेंगल हो जाए तो क्या करना है, या अगर आप स्पेस में गए तो कई बार आपको जो दिशा होती है उसको समझना है, किस तरह से लैंड करना। तो ये सारी टेक्निक्स ग्राउंड पे सिखाई जाती हैं। लेकिन जब जंप करना होता है तो कम हाइट से या ज़्यादा हाइट नहीं होता है, सीधा जहाज से जंप गिराई जाती है पहली बार में? पहली बार में। क्या एक्सपीरियंस था, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपका अपना? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देख के डर लगता है मैं तो बंजी जंपिंग पे भी। हाँ, तो जब आपकी पहली जंप होती है तो आपको वाकई लगता है कि जंप लगाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि आपको डर तो सभी को लगता है अपनी जान का। हाँ भाई, जिंदे रहेंगे नहीं रहेंगे नीचे पहुंचते पहुंचते। और मैं कह रहा हूँ जिंदा ना रहो तो फिर भी अच्छा है। खतरा क्या होता है, किसी की गर्दन में फ्रैक्चर हो गया, किसी की बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया, या एंकल या नी हो गया, तो जो बिस्तर पर आप रहते हो और वो जो दर्द है ना, वो शायद मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ ऐसा बैकबोन में या कुछ हो गया तो वो जिंदा रहने से भी ज़्यादा दुखदाई होता है। तो ये सब खतरे रहते हैं, फिर भी आपका जोश और आपका जो डिसीजन है वो आगे बढ़ता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरी पहली जंप थी तो मुझे वाकई डर लग रहा था, लेकिन डिसीजन किया था तो जंप तो लगानी थी। तो जो हमारी इंस्ट्रक्टर थी जो हमें पैरा जंपिंग के लिए ट्रेन कर रही थी वो थी स्क्वाड्रन लीडर निशा। तो स्क्वाड्रन लीडर निशा ने मुझसे पूछा डर लग रहा है? तो मैंने बोला हाँ लग रहा है। तो हमारी इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप ऐसा करना कि जैसे ही जंप करो और जब जैसे ही आँख खुले तो जितनी गालियाँ आती है वो सारी गालियाँ देना। ओके। और गाली देने से सारा डर चला जाएगा। कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। होता भी है हमारे साथ। कई बार होता है ना, जब हमें डर लगा होता है हम जोर से चीखते हैं। नहीं किसी को हाँ कई बार जोर से चीखते हैं, या हम कॉन्फिडेंस दिखाना होता है तो गाली में गुस्से में भी दिखाते हैं। तो इन्होंने ये टेक्निक बताई थी मेरे को और पता नहीं मजाक में बोली या सीरियस, मैंने उसको सीरियस मान लिया कि ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है। तो जैसे ही मैंने जंप लगाई और उसके बाद आप जंप लगाने के बाद करीब 5 सेकंड होता है जब आपका पैराशूट खुल जाता है। और जब आप हवा में आते हो तो अच्छा, पैराशूट एक तो होता है खुद को खोलना होता है, एक ऑटो खुल जाता है। तो जब हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी जंप लगाते ही 5 से 6 सेकंड में ऑटोमेटिक खुल जाता है। ओके। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर आप अपने आप खोलने लगते हैं। ठीक है। तो जैसे ही मेरा पैराशूट खुला, करीब 5 से 6 सेकंड का टाइम होता है, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम होता है। आपको पूरी दुनिया उसी दिन दिखती है शायद, है ना। और तो मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैंने जिंदगी में कभी भी इतनी दूरी तक देखा नहीं था। मुझे मतलब उस दिन लग रहा था कि दुनिया है वाकई। उससे पहले तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया था कि अच्छा ऐसा भी है। और होता क्या, पैराशूट खुलने के बाद आपका 1 सेकंड भी आपको ऐसे लगता है जैसे कि कई मिनट हैं। हाँ, आप इतना स्लो आते हो और आपको लगता है कि हवा रुक गई है, आप रुक गए हो, जबकि आप काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे होते हो। तो जैसे ही डर लगा, मैंने हमारी ट्रेनर का जो ट्रेनिंग थी मैंने जितनी मुंह के अंदर गालियां मैंने ज़िंदगी में बचपन से सीखी थी सारी गालियां देना स्टार्ट कर दिया। और हुआ क्या, उस दिन मेरे पास में जहाँ पे आपकी पैराशूट को कंट्रोल करने के लिए जो स्लिंग्स होती हैं उसके पास में मोटरोला लगा हुआ था और वो हाथ वॉकी टॉकी जैसा। हाँ, वॉकी टॉकी जैसा जिस पे आप बात करते हो। ठीक है। तो वो मोटरोला था जिसमें कोई इमरजेंसी हो तो आप नीचे से गाइडेंस लेनी हो तो वो ले सकते हो। तो उसमें एक बटन होता है जिसको PTT बोलते हैं, प्रेस टू टॉक। हाँ। तो जब वो बटन दबाते हैं तभी आप दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो या उससे बात कर सकते हो। और वो बटन मेरे हाथ से दब गया। पूरी मॉनिटरिंग चल रही है रास्ते में क्या क्या बोलते आ रहे हो। तो पूरे स्टेशन में जितने लोग नीचे थे उन सबको पता लग गया था कि मुझे कौन कौन सी वैरायटी की गाली आती है। तो मैं जब तक नीचे आया था तो सबको पता लग गया कि मेरा डर कितना कम हुआ है और मेरे में कितनी हिम्मत है। तो ये किस्सा है जो मुझे आज तक याद है। तो जो गालियां देते हैं उसको डर लगता है तब गालियां देते हैं या जब
मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, मुझे लगा कि अपने डर से बचने का ये एक तरीका है जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा है। सही। तो साथ में आपके कोई और साथ में वैसे होते हैं कि 2 जने एक साथ कूदते हैं? हाँ, तो जब आपने देखा होगा कि हाँ कई जगह 2 रहते हैं, एक ट्रेनर रहता है और एक सिखाने वाला, लेकिन हमारा एयरफोर्स में जो ट्रेनिंग है उसमें हम 2 लोग नहीं घूमते, हम तो जैसे ही बस ट्रेनिंग मिली हम अकेले ही कूदते हैं। ठीक है। तो पैराशूट कंट्रोल करना और वो सब? हाँ, वो सब जब कूदते हैं उससे पहले नीचे थ्योरी होती है, लेकिन जब जैसे ही जंप लगाया सारा प्रैक्टिकल उसी दिन होता है ना। तो ठीक है। तो सर जैसे आपने पहली बार जंप किया तो ये तो है नहीं कि सारी चीज़ें सब प्रॉपर ही हो, तो कोई और भी इमरजेंसी या कोई दिक्कतें आ सकती है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपका? हाँ, तो कई लोगों को इमरजेंसी आती है, मेरे साथ कोई इमरजेंसी नहीं हुई, लेकिन एक इंसिडेंट है जो मुझे आज भी याद है। क्या? तो जनरली हम ये मानते हैं कि जब आप पहली जंप लगाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। लेकिन शायद मेरे को इंक्लूड करके जितने भी पैरा जंपर हैं, आपको डर लगता है दूसरी जंप में, क्योंकि पहली जंप में तो आपको पता ही नहीं होता है, दूसरी जंप में आपको पता है कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो हमें एक चीज़ सिखाई गई थी ट्रेनिंग के दौरान कि जब भी आप जंप के लिए जा रहे हो उससे पहले अपनी फैमिली से बात कर लो, क्योंकि पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये भी होता है? हाँ, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, और कई केसेस हुए भी हैं जहाँ पे फेटल है, लोगों की जान भी गई है, ऐसा नहीं है, या किसी को सीरियस इंजरीज हो गई हैं, कई कोमा में चले गए हैं, पैरालिसिस है, ऐसी भी सिचुएशन होती है। और जब आप जंप से वापस आते हो तब भी फैमिली से बात कर लो, क्योंकि आप बधाई के पात्र होते हो, आपने इतना बड़ा काम कर लिया है। तो हम ये रोज़ करते हैं, जब भी जंप से पहले गए या जंप के बाद आ गए तो डेली हम ये काम करते थे ट्रेनिंग में। तो पहली जंप के बाद मैंने अपनी वाइफ से बात की। अच्छा। तो उसने, जैसे आप पूछ रहे हैं ऐसे मेरे से पूछा कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने सारी कहानी बताई। तो मैंने कहा अब मुझे कल सुबह फिर जंप करने जाना है। तो उसने मेरे से पूछा कि अच्छा डर लग रहा है क्या अभी भी? तो मैंने कहा है अब तो डर लग रहा है ना, जितना था अब उससे कहीं ज़्यादा लग रहा है, अब पता लग गया है। तो उसने मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे से ये पूछा कि आप ये बताओ, आपको 2 चॉइस मिले कि आप प्रेग्नेंट और आपको बेबी डिलीवर करना है, तो आप ये करोगे या जहाज से कूद जाओगे? तो मैंने कहा ये तो जहाज से कूद जाऊंगा। अच्छा। तो ये दूसरी बात था, पहले जो स्कॉटलैंड ने निशाने की थी, और ये दूसरा मेरी वाइफ ने टेक्निक बताई। मैंने कहा मैं इसको यूज़ करूँगा कि जैसे ही डर लगेगा मैं सोचूंगा दोनों में से क्या काम करना है। तो अगले दिन जंप करना था मैं, और उस दिन एक सिचुएशन आ गई। डर और दर्द में फ़र्क होता है। हाँ, है ना। तो ये जो सिचुएशन आई उस समय क्या, मेरे साथ एक लेडी ऑफिसर थी, और ये जो लड़की है वो बिल्कुल जहाज़ के किनारे पे जाके बैठ गई कि मैं जंप नहीं करूँगी। अब मैं उससे सीनियर था, और फौज में जो सीनियर है उसका काम बनता है कि वो अपनी टीम को और अपने सारे साथी जो भी हैं उनको मोटिवेट करे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो खुद ही मोटिवेट होने के लिए तैयार था कि इसको कैसे मोटिवेट करे। लेकिन जो वाइफ ने ट्रिक बताई थी, मैंने उससे कहा कि ये बताओ तुम्हें अगर 2 चॉइस मिले कि तुम बेबी डिलीवर करोगी या जंप लगाओगी, तो क्या करोगी? तो मेरी बात हुई उससे पहले तो मैंने देखा वो जंप लगा चुकी थी। है ना। तो इससे पता लगता है कि हमें ये भी समझना है महेंद्र, हालांकि मैं मजाक में बात कह रहा हूँ, लेकिन इससे ये पता लगता है कि माँ का स्थान कितना इम्पोर्टेंट है, और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो कितना लेबर पेन कितना होता है कि आदमी जहाज से कूदने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ तो डर और दर्द दोनों होता है। हाँ, दोनों चीज़ें। यहाँ तो ओनली डर ही था। यहाँ पे केवल डर ही होता है बस। तो ये चीज़ें जो मैंने, वो इंसिडेंट मुझे आज तक याद है। अगर सर हम बात करें भारत के लोगों की, तो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को लेके क्या क्या मिसकंसेप्शन है, क्या क्या अफवाहें हैं? हाँ, तो इसको इस तरह से समझते हैं महेंद्र, 2-3 चीज़ें हैं। शायद कई बार जानकारी का अभाव होता है, या कई बार हम अपनी कल्पनाओं में ही जी रहे होते हैं। हाँ, और शायद हम उसी को मिसकंसेप्शन या अफवाह बोल रहे हैं। तो एक तो होता है, कई लोगों को लगता है कि जैसा हमने बात किया था कि अगर हमारा कोई एनिमी कंट्री है और हम पर अटैक करता है, तो अगर हमारे रेडार डिस्ट्रॉय हो गए तो हमारा क्या होगा, या हमारे पे साइबर अटैक हो गया तो हमें क्या होगा। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि जब हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ये जैसा आपने महाभारत में सुना होगा कि एक चक्रव्यूह होता है, तो चक्रव्यूह के अंदर कई घेरे होते हैं। ऐसे ही हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कई घेरे होते हैं, और उसको इस तरह से समझिए कि जो भारी घेरा है सब में,
उसमें जैसे हमारा लॉन्ग रेंज का मिसाइल सिस्टम होता है, जैसे मैंने S-400 की बात की थी। फिर उसके अंदर एक अगला घेरा होता है जो मिड रेंज के लिए होता है, जिसके अंदर हमारे पास आकाश और स्पाइडर जैसी मिसाइल्स होती हैं। फिर बिल्कुल अंदर के घेरे में आ जाएं तो हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम होते हैं, जैसे कि पिचोरा है, ओसा AKM है, और उसके बाद वेरी शॉर्ट रेंज होता है जिसके अंदर आप कंधे से फायर करने वाली मिसाइल होती हैं, जैसे इग्ला सिस्टम है। तो इस तरह के कई घेरे होते हैं। तो अगर एक मिसाइल सिस्टम आपका नष्ट हो गया तो उस हर घेरे के अंदर आपके कई मिसाइल सिस्टम होते हैं। तो ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आएगी कि एक रेडार या एक मिसाइल सिस्टम चला गया तो दुश्मन का जो अटैक है वो हमारे ऊपर सफल हो जाएगा। तो कई लेयर्स होती हैं और उनके कई स्टैंड्स बैकअप सिस्टम रहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जब हम साइबर अटैक की बात करते हैं तो हमारे जो डेटा सेंटर होते हैं वो पुराने ज़माने में हमने बात की कि हमारी नालंदा को ध्वस्त कर दिया या तक्षशिला में आग लगा दी तो हमारा सारा ज्ञान था, जितनी नॉलेज थी, ख़त्म हो गई। अब ऐसा संभव नहीं है। जितने हमारे डेटा सेंटर है, ऐसी कई तक्षशिला और ऐसी कई नालंदा हमारे पास हैं, तो कभी भी दुश्मन के इरादे सफल नहीं हो सकते। हम उतने सशक्त हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन, जैसे हमने बात की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, कि अगर हमारे पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और एनिमी के पास भी हो तो क्या वो अपने मंसूबों में सफल हो पाएंगे? तो मैं कहूँगा कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अगर दुश्मन से आ भी रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के चांस कम है एक रेडार से। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल रेडार्स यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा चक्रव्यूह में मल्टीपल घेरे हैं, तो हम मल्टीपल रेडार्स यूज़ करते हैं। तो अगर एक सिग्नल कम मिलता है तो दूसरे से कर सकते हैं। अब हमारी खुद की सैटेलाइट्स हैं, उससे भी हम ट्रैक कर सकते हैं। और इन सबसे बड़ी बात है, अब हमारे पास एक इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, जिसे हम IACCS बोलते हैं। और उसके कारण ये डेटा और ये इंटेलिजेंस सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, फास्टर डिसीजन पॉसिबल है। तो भारत की जनता को आश्वस्त रहना है कि हमारे देश की सुरक्षा बिल्कुल सही हाथों में है और कोई भी जो हमारे दुश्मन देश हैं वो अपने किसी भी तरह के इरादों में सफल नहीं हो सकते। जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे ऑफिसर होते हैं और एक जो फाइटर पायलट होते हैं, अब ये दोनों के पास ही रिस्क रहता है, तो किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है? तो महेंद्र, आई थिंक कंपैरिजन वाजिब नहीं होगा। हम सभी एक टीम का हिस्सा हैं और हमारे सबकी जो सिचुएशंस होती हैं वो सबकी अलग अलग सिचुएशन है, हमारे अलग अलग टास्क हैं। तो कंपैरिजन की बजाय मैं केवल एयर डिफेंस सिस्टम की बात करता हूँ। और प्रेशर इतना होता है कि आपको, जैसा मैंने कहा, एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर आपके रेडार्स भी होते हैं, मिसाइल्स भी होते हैं। आपको सेकंड्स में डिसीजन लेना है और सेकंड्स में ये डिसाइड करना है कि आपको अगर कोई इनकमिंग थ्रेट है, जैसे कोई मिसाइल आ रही है, तो आपको फाइटर्स स्क्रैम्बल करने हैं या आपको मिसाइल भेजनी है। मिसाइल भेजनी तो कौन सी मिसाइल भेजनी है? जैसे मैंने आपको कहा, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग रेंज की मिसाइल्स होती हैं। तो आपको ये डिसाइड भी करना होता है कि कौन सी मिसाइल जानी है। तो ये सारे डिसीजन सेकंड्स में लेने होते हैं। तो ये प्रेशर है जो एक उस तरह का प्रेशर है कि आपने अगर एक गलत डिसीजन लिया तो केवल उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए ये एक एम्ब्रेसमेंट नहीं होगा, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो सकता है। ये देश की शान से संबंधित मामला हो सकता है। तो प्रेशर आप समझ सकते हैं किस तरह का हो सकता है। एयर डिफेंस की एक इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए कि जहाँ तक हम केवल दुश्मन के हमले की बात करते हैं, पीछे क्या घटनाएं होती हैं जिससे कि आप प्रेशर को और अच्छी तरह समझ सको। ठीक है। ये वाकया है जब हमें बोला गया था राजस्थान सेक्टर से कि हमको उड़ीसा के कोस्टल एरिया में पूरे मिसाइल स्क्वाड्रन को लेके जाना है। तो यहाँ से करीब हज़ारों किलोमीटर की दूरी है और वहाँ पे हमको मिसाइल्स फायर करनी थी और उसकी प्रैक्टिस करनी थी। तो हमें जोधपुर से सारे मिसाइल सिस्टम को, जब मैं मिसाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर मिसाइल्स भी आ गई हैं जिससे मिसाइल दागी जाती हैं, वो व्हीकल्स आ गए हैं, रेडार्स आ गए हैं, फिर उनके पावर प्लांट होते हैं और उसके साथ करीब एक स्क्वाड्रन में 200 से 250 लोग रहते हैं। उनको हमें ट्रेन से लेके जाना था और इस लायक बनाना था कि हम उड़ीसा कोस्टल एरिया में जाके वहाँ से मिसाइल फायर करने की प्रैक्टिस कर सकें। तो हम करीब 3 बजे के सुबह जोधपुर रेलवे स्टेशन पे थे और हमारे सारे व्हीकल्स वहाँ पे उपलब्ध थे। अब जब हम रेलवे से मिसाइल स्क्वाड्रन को लेके जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर इस तरह का रहता है कि आपको सुरक्षित इन मिसाइल्स को और इन सारे व्हीकल्स को ट्रेन के ऊपर लोड करना है
और उसके बाद आपकी जो मिलिट्री ट्रेन है, आपने देखा होगा कई बार मिलिट्री ट्रेन जारी होती है, वो हर स्टेशन से एक निश्चित समय में निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं निकली तो कई पैसेंजर ट्रेन्स हैं या जो मालगाड़ियां हैं वो डिले हो जाएंगी, और उसके बाद आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपको फिर मौका काफ़ी देर के बाद मिले। और इस चक्कर में जब आप इतनी दूरी पे जा रहे हैं तो आपकी जो मिशन की टाइमलाइन है उसमें डिले हो सकता है। तो ये इस तरह का प्रेशर आता है। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक अलग ही प्रेशर था। तो हुआ क्या था, हम ट्रेन के ऊपर इन मिसाइल जो व्हीकल्स होते हैं उनको लोड कर रहे थे। ये स्पेशल व्हीकल होते हैं, एक व्हीकल जैसा आपने टैंक देखा होगा, तो जिस मिसाइल सिस्टम में मैं काम करता था उसमें आप इसको इस तरह समझिए, टैंक के ऊपर मिसाइल्स भी रखी हैं और उसी के ऊपर रेडार भी रखा हुआ है। ओके। और इसको हम ट्रेन में चढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशलिस्ट ड्राइवर होते हैं जिससे कि मिसाइल किसी तरह से गिर ना जाए। अगर मिसाइल गिर गई तो हो सकता है मिसाइल फट जाए, तो आप सोच सकते हैं किस तरह की स्थिति हो सकती है। या अगर मिसाइल का कंटेनर थोड़ा सा भी टॉपल हो गया और मैं कहूँगा कि आप उसके अंदर 5 से 6 mm का भी डेंट आ गया तो मिसाइल ख़राब हो जाएगी। तो जब हम लोड कर रहे थे तो इसको हम कॉम्बैट व्हीकल बोलते हैं जिससे मिसाइल फायर करते हैं। इसमें 6 पहिए थे। जब हम इसे लोड कर रहे थे तो क्या हुआ, 6 में से 3 पहिए किसी मिसअलाइनमेंट के कारण हवा में आ गए। ओके। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी, ना तो हम कॉम्बैट व्हीकल को आगे ले जा सकते हैं और ना ही पीछे ले जा सकते हैं, और थोड़ी सी गलती होने पे पूरा व्हीकल ही टॉपल हो सकता था और उसमें जो रखी मिसाइल्स थी वो भी फट सकती थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, और मैं उस समय करीब शायद 21-22 साल का यंग बंदा था उस समय, मतलब बच्चों जैसी उम्र ही होती है, लेकिन आप ऑफिसर होते हो और आपको सारे स्क्वाड्रन को गाइड भी करना है कि अब आपको कैसे निर्णय लेना है। तो मैंने तुरंत अपने स्क्वाड्रन में जितने सीनियर बंदे थे उनको बुलाया और उनसे सलाह ली कि क्या किया जाए। सबने अपने अपने आइडिया दिए और मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना मैं अपने स्टेशन के अंदर जो चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं उनसे सलाह लूँ। जैसे ही मैंने, उस समय मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उनको फ़ोन किया और बाई चांस उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, फ़ोन लग भी गया। और मैंने बिल्कुल तोते की तरह जो स्थिति थी मैंने कहा जल्दी से बता दो जिससे कि कुछ समाधान मिल जाए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने अपनी बात बोली, उधर से आवाज़ आई हेलो हेलो हेलो, और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं पहली जैसी सिचुएशन में था, अब मुझे केवल बाकी लोगों से सलाह लेके और अपने दिमाग से निर्णय लेना था। तो बाकी लोगों ने कहा कि सर एक तरीका हो सकता है, उस जो कॉम्बैट व्हीकल का वेट है वो 40 से 50 टन के आसपास है। बोले कोई ऐसी क्रेन हो जो 70 से 80 टन का वजन उठा सके तो हम इसको ऐसे कैसा उठाएं और सही जगह पे रख दें। अब स्टेशन में ऐसी कोई क्रेन नहीं थी, और स्टेशन जो एयरफोर्स स्टेशन था वो उतना समय नहीं था कि हम उससे वहाँ से क्रेन मंगाएं और जाएं, और पहली बात तो कोई क्रेन थी भी नहीं जो इस वजन को उठा सके। तभी हमें ध्यान आया कि जब हम आ रहे थे तो एक आर्मी स्टेशन के बाहर हमने क्रेन खड़ी हुई देखी थी। तो तुरंत हमने डिसाइड किया कि वो आर्मी स्टेशन करीब 5 मिनट की दूरी पे था कि हम वहाँ जाएं और वहाँ से किसी से हेल्प मांगें। वहाँ पे एक यंग कैप्टन था, तो हमने जाके उसको सारी स्थिति बताई। और आर्मी की एक खूबी है कि वो हमारी तरह एयरफोर्स की तरह ऊपर से ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेते हैं। वहाँ का जो अफसर है वो यंग होके भी बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। तो उसने तुरंत कहा सर आप ये क्रेन ले जाइए। और उन क्रेन की कैपेबिलिटी थी कि हम उस व्हीकल, जो हमारे कॉम्बैट व्हीकल थे, उनको उठा सकें। उसने तुरंत हमें 2 क्रेन दी और अपने साथ स्पेशल ड्राइवर भी दिए। हम रेलवे स्टेशन आए और उन दोनों क्रेन को हमने उठा के, उस क्रेन की सहायता से कॉम्बैट व्हीकल को उठा के एज इट इज़ रख दिया। और इस प्रक्रिया में हमने जो निर्णय लिया वो केवल करोड़ों की बचत नहीं थी, वो एक ऐसा था कि मिशन पूरा हमने समय से कंप्लीट किया। हम समय से उड़ीसा पहुँचे, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, तो जैसे आप पहुंच भी गए। दौरान हमें ये समझाते हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है, तो वो ट्रेनिंग के कारण ही कॉन्फिडेंस था कि उस सिचुएशन में उस दिन हम उसे हैंडल कर पाए। तो इस तरह का प्रेशर होता है जो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर कभी आ सकता है। हाँ, वहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो गई, पैसों की भी बात हो गई, जान की भी बात हो गई, सारी। और डिसीजन लेना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक भी गलती होती तो आपका, और उस समय यंग एज में इतनी समझ भी नहीं होती है, आपका कैरियर का भी कुछ भी हो सकता था। तो हम तो कैरियर तो उस समय सोचते ही नहीं है,
केवल मिसाइल का जो नुकसान है, जो जान माल की नुकसान होती, और सबसे बड़ी बात जो मिशन था वो पूरा नहीं हो पाता। फौज में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपका मिशन टाइम से और इफेक्टिवली पूरा होना चाहिए। सर अभी कुछ टाइम पहले ही ईरान में खामेनेई पे जो मिसाइल डाली गई थी, तो उसे ईरान ट्रैक क्यों नहीं कर पाया? और अभी के टाइम देखें तो अमेरिका और ईरान बराबर का युद्ध लड़ रहा है। तो हमने जैसे बात की थी, जब भी एयर डिफेंस की बात करते तो उसमें कई चीज़ें होती, जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, रेडार का डिटेक्शन होता है, और सबसे पहला एलिमेंट होता है रेडार। अगर आपका रेडार इस लायक है कि वो किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट करे, तभी आप आगे एक्शन ले सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था, यूएस ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान की थी। उन्होंने सबसे पहले क्या करा, अंदर ही ईरान के अंदर से कुछ ड्रोन अटैक किए, और इसके कारण पूरा उनका एयर डिफेंस जो था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था और उसमें लग गया था। दूसरा, जो उन्होंने मिसाइल फायर की थी वो ऐसी थी कि उनका जो सिस्टम था, S-300 सिस्टम है उनके पास, रशियन सिस्टम, उन्होंने मिसाइल्स इतनी दूरी से फायर करी थी कि वो उनके, जिसे हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, कि वो इतनी डिस्टेंस पर थी कि उसको डिटेक्ट करना उसकी स्पीड के कारण, और फिर उसको ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय करना, वो उनकी कैपेबिलिटी के बाहर था। तो इन्होंने दो चीज़ें यूज़ की, एक तो डिस्ट्रैक्शन यूज़ किया, स्पीड यूज़ की, और अपनी डिस्टेंस को यूज़ किया, जिसके कारण वो अपने इस मिशन को अचीव कर पाए। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो खामेनेई उस बिल्डिंग में था, और उसके लिए उन्होंने वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, और साथ में जिस बंकर में था उस बंकर के ऊपर जो उन्होंने बॉम्बिंग की थी वो भी बिल्कुल सफल रही। तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन था जिसके कारण खामेनेई को यूएस किल कर पाए। यहाँ पे ईरान वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन यही कंडीशन अगर इंडिया के लिए होती तो इंडिया कर पाता। हाँ, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, इंडिया के पास आज की डेट में ऐसे एडवांस सिस्टम है, जैसे आपके पास S-400 है, जो आप 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकते हो अगर कोई इनकमिंग थ्रेट है। उसके अलावा हमारे पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, जो हमने मिशन शक्ति के अंदर उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। उसके अलावा हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जैसे अग्नि है, पृथ्वी है। हम ना केवल एटमॉस्फेयर के अंदर बल्कि एटमॉस्फेयर के बाहर भी कोई अगर थ्रेट आ रही है तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहाँ तक ड्रोन्स की और डिस्ट्रैक्शन की बात है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ही है कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह से हमारे साथ कोशिश करी थी, और हमने उनके सारे जितने भी इरादे थे उनको हमने ध्वस्त कर दिया था। तो इससे पता लगता है कि हमारे पास क्षमता है, और वो हम पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं। यहाँ पे जैसे हमारे रडार के थ्रू कोई एनिमी का थ्रेट्स वगैरह हम डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे स्पेस में अगर उनका कोई सैटेलाइट गुजर रहा है तो वो परमिशन कैसे रहती है? हम उनको भी बैन कर सकते हैं या उनको परमिशन देनी पड़ती है? तो जैसा हमने अभी फाइटर्स की बारे में बात करी थी कि हमारे एयर स्पेस के अंदर कोई फाइटर या ट्रांसपोर्ट जिसकी हमें पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है और वो डिटेक्ट होता है, तो हम क्या एक्शन लेते हैं? हम उनको वार्निंग देते हैं, वार्निंग से नहीं मानते तो इंटरसेप्ट करते हैं या फिर मिसाइल चलाते हैं। सैटेलाइट के केस में क्या है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है आपकी कि इसी बाउंड्री के अंदर किसी देश की सैटेलाइट चलेगी। तो स्पेस के अंदर कोई सी भी सैटेलाइट, किसी भी देश की सैटेलाइट किसी भी देश के ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो हमारे देश के ऊपर भी हो सकता है, अन्य देशों की सैटेलाइट जिसमें हमारे दुश्मन देश हैं उनकी सैटेलाइट भी हो सकती है, तो हम उसको बैन नहीं कर सकते हैं, वो आ सकती हैं। लेकिन हमारे पास तरीके हैं कि उन सैटेलाइट से हम कैसे बचें। तो जैसे हमने बात की थी पहले, हम अपने जो एसेट्स हैं जैसे कि रेडार्स हैं या हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल सिस्टम है, या तो हम उनको अंडरग्राउंड रखते हैं या कैमोफ्लाज रखते हैं, या हम उनको इस कंडीशन में नहीं लाते हैं कि उनकी जो पिक्चर्स हैं वो ली जा सकें या उनको ट्रैक किया जा सके। तो वो बचने के तरीके हैं, उनकी अलग टेक्निक होती है कि सैटेलाइट से किस तरह से बचा जाए। सैटेलाइट्स को जाम भी किया जा सकता है। तो जब हमारे दुश्मन देश की सैटेलाइट हमारे ऊपर आ रही है और युद्ध की स्थिति है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर्स होते हैं जिससे कि उन सिग्नल को जैम करके उनकी क्षमता को कम किया जा सकता है। जैसे रेडार की क्षमता को हम कम करते हैं या रेडार को ब्लाइंड करते हैं, उसी तरह सैटेलाइट को भी जाम कर सकते हैं और ब्लाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी और स्किल पे डिपेंड करता है कि हम कितनी क्षमता अपनी दिखा सकते हैं। तो दूसरे देश की जितनी भी सैटेलाइट हमारे इंडिया से होके ऊपर से गुजरती है या कुछ हमारा डेटा लेती है, तो उसकी परमिशन इंडिया हमारी गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। तो हमें पता होता है वो क्या कर रहे हैं और उसके लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो किसी सेंसिटिव एरिया के ऊपर जाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन वो ना ले पाएँ,
और उस समय हम सारे प्रयास करते हैं कि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस वो गैदर ना कर पाएँ। सर, आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी मिस्टेक कोई बड़ा हादसा ले सकती थी? ऐसे तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको एक इवेंट बताना चाहता हूँ जहाँ पे कि अगर एक छोटा डिसीजन गलत हो जाए तो किस तरह से वो हादसा बन सकता है। तो चूंकि हम आज बात कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम की और एयर डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हमने रेडार्स और मिसाइल्स के बारे में बात की है। तो रेडार के अंदर जैसे मैंने बताया, रेडार कैसे डिटेक्ट करता है, आपके यहाँ से रेडियो वेव जाती हैं और जब वो किसी भी एयर एलिमेंट से टकरा के वापस आती हैं, ठीक है, तो उससे हमें पता लगता है कि रास्ते में कोई है। कई बार क्या होता है, आपको रेडार के स्कोप के ऊपर ब्लिप दिख रही है कि मतलब कुछ है हवा में, और आप उसको, जो अगला एयरक्राफ्ट है वो आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, तो आप समझते हैं ये एनिमी एयरक्राफ्ट है और तब आप फायर के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसा ही एक बार हुआ था और एक ब्लिप दिखाई दी और उसको वार्निंग दी गई और उसने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। जैसा आपने कहा, सीनियर लेवल पे, हर लेवल पे परमिशन भी ले ली और हम ऑलमोस्ट उस एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर करने ही वाले थे। तभी एयरफोर्स में हमेशा ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि जब इस तरह के डिसीजन है तो उनको क्रॉस चेक किया जाए पहले, करने से पहले। और जब हम क्रॉस चेक कर रहे थे तभी हमें समझ में आया कि जिसको हम देख रहे थे, एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है रेडार के अंदर, एक टेक्निकल ग्लिच होता है जिसको ठीक किया जा सकता है। तो जैसे ही हमने वो एक्टिवेट किया, हमें पता लगा कि जिस पर हम लॉक कर रहे थे वो एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट था और अगर हम उस पर फायर करते तो शायद उस दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहाँ से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, उसका क्या कारण? तो क्योंकि जहां हम लॉक कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, एक टेक्निकल ग्लिच होता है जिसको हटाने के लिए हमें एक सिस्टम एक्टिवेट करना होता है। तो वो टेक्निकल ग्लिच के कारण हमें वो एयरक्राफ्ट काफ़ी दूरी पे दिख रहा था और हमें ऐसा लग रहा था, डिस्टेंस का अंतर दिख रहा था, जिसके कारण हम शायद गलत डिसीजन ले लेते। लेकिन उससे पहले हमारी ट्रेनिंग काम आई और हमने जैसे ही वो डिटेक्ट किया, हमें समझ में आ गया कि ये टेक्निकल एरर थी और उसको हमने दूर कर दिया और वो हादसा होने से उस दिन बच गया। तो निमिष सर, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की आज। मिसाइल्स की बातें हो गई, एयरक्राफ्ट की बातें हो गई, एयर डिफेंस सिस्टम की बातें हो गई। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे भाई, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं रखना, और आने वाले टाइम में अगर वो स्टडी करते हैं किस टाइप की स्टडी? क्योंकि आजकल क्या बुक्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अगर प्रॉपर तैयारी करके इस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, ये करना चाह रहे हैं, तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे? तो मैं सारे व्यूअर्स को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही अगर हम फौज में जाना चाहें तो बेसिक जानकारी है जो आपको मोटिवेट करती है कि मैं इस एरिया में क्यों जाऊँ। और अधिकतर लोगों को ये समझ में होती है कि जब हम एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो एयरफोर्स में सिर्फ पायलट ही होते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आज हम ये कवर कर पाए हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, लॉजिस्टिशियंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। और इंजीनियर्स का क्या रोल है और उसमें भी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर क्या रोल है और कितना चैलेंजिंग है जब आप मिसाइल सिस्टम में, रेडार सिस्टम में काम कर रहे हैं, सैटेलाइट्स के साथ काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप ना केवल टेक्निकल काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग अप्रोच कर सकते हैं और आपके कंट्रीब्यूशन से किस तरह आप देश की सुरक्षा को अपने हाथों में लेकर देश के विकास में और देश को सुरक्षित और मजबूत बनाने में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो शायद ये आपका एपिसोड एक शुरुआत हो सकती है। हाँ, ये हमारा पहला एपिसोड है इसका। हाँ, हम इसको और डिटेल में ले सकते हैं। हाँ, और जो हमने आज तक मूवीज़ में देखा है उसको आज हमने डिटेल में समझा है। करेक्ट। तो आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।